गुड मॉर्निंग पंजाबियो, मैं रमनदीप कौर लैके हाजिर हाँ पंजाब ते देश विदेश ਦੀਆਂ खबरां। लोक सभा चोणां 2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਕਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ। किसानी कर्ज के मुद्दों तो लैके 84 सिख विरोधी दंगियां के मामले मोदी ने कांग्रेस से खूब रगड़े लाए ने। ते उधर महाराणी परनीत कौर वालों लोक सभा चोणां लड़न का ऐलान करने के नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने वादे तो फिक्के पैंदे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर च धन्नवाद रैली च चोण प्रचार का आगाज कर दिता है। मोदी ने रैली च 34 मिनट लंबा भाषण दिता ते हर गल नाल कांग्रेस नूं निशाने ते लिया, पर पंजाब लई कोई नवे विकास प्रोजेक्ट जां कोई विशेष पैकेज नहीं ऐलानिया। मोदी ने करतारपुर साहिब गलियारे के मुद्दे तो लैके 1984 सिख कतलेआम तक कांग्रेस नूं खूब रगड़े लाए, पर किसानी त्रासदी, पानी ते आर्थिक संकट के हल वजों मोदी ने कुछ न दिता। सिर्फ इन्ना कहा कि पंजाब च कई प्रोजेक्ट चल रहे ने ते सूबा सरकार नूं केंद्र दीयां स्कीमां छेती पूरीआं करनियां चाहीदियां ने। मोदी ने करतारपुर साहिब लांघे दा क्रेडिट अपनी सरकार नूं दिंदे कहा कि 4 किलोमीटर के फर्क लई सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री ने किसानी मसलियां ते भी कांग्रेस नूं खूब घेरिया है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र की एनडीए सरकार गुरदासपुर सहित पूरे पंजाब में विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी के मार्गदर्शन में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के पंजाब की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, आयाम होते हैं। विकास चाहे संसाधनों का हो, सुरक्षा का हो या फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का, देश को मजबूत करने में हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। गुरदासपुर तो बाबा नानक की धरती है। अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती आने वाली है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी भावना के तहत देश की सभी राज्यों के अलावा दुनिया भर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। करोड़ों सिख भाई बहनों की मांग को देखते हुए एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ये कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक साहिब को करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब जोड़ने का काम करेगा। इसके तहत यहां डेरा बाबा नानक सिंह से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कैसे? अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को मौका दे दिया। हैरानी की तो ये है बात कि कांग्रेस के नेताओं ने यहां के मुख्यमंत्री खुद अपने नेता की भी राय अनसुनी कर दी। जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो,
उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरवार पंजाब दौरे ते सन। इस दौरान मोदी आदमपुर के फौजी हवाई अड्डे ते उतरे ते उत्थों लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिथे उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधन किया। वड्डी गल यह रही कि प्रधानमंत्री का स्वागत करन आदमपुर हवाई अड्डे ते बीजेपी की भाईवाल पार्टी, अकाली दल ते बादल परिवार का कोई भी मैंबर नहीं पहुंचा। एलपीयू च इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया सी, जिथे मोदी खास तौर पर संबोधन करन पहुंचे सन। मोदी ने अपने संबोधन च विज्ञान तकनोलॉजी की अहमियत ते जोर दिता ते विकास की राह ते चलने लई रिसर्च के नवे तरीके लभन लई आख्या। साथियों, उन्नत भारत बनाने के लिए आज भारत के विज्ञान को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। हमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, हमें श्रेष्ठता दिखानी होगी। हमें सिर्फ रिसर्च करने के लिए रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि अपनी फाइंडिंग को उस स्तर पर ले जाना है जिससे दुनिया उसके पीछे चलना शुरू करे। ये मुकाम हासिल करने के लिए हमें रिसर्च का विस्तृत इकोसिस्टम बनाना होगा। आज ऐसे तंत्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पॉपुलेशन डायनेमिक्स की हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटप्लेस की। आज इसी इकोसिस्टम के जरिए हम अपने देश के टैलेंट पूल के पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें आने वाले समय में नॉलेज सोसाइटी के वर्ल्ड लीडर की कतार में खड़ा होना है, तो देश को अपनी रिसर्च क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव काम करना होगा। हमें लक्ष्य रखकर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने होंगे। साथियों, किसी भी देश की इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी उसके इतिहास, कला, भाषा और संस्कृति से बनती है। ऐसे में हमें विधाओं के बंधन से मुक्त होकर शोध करना होगा। अब ऐसी रिसर्च की जरूरत है जिसमें आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन का फ्यूजन हो। यही हमारे देश की पहचान को सशक्त और गौरवमयी बना सकता है। मुझे अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि गगनयान का हमारा सपना तय समय में पूरा होगा। साथियों, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या हम तकनीक की ताकत से कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, जिससे हमें हाई रिजोल्यूशन जियो स्पेशियल डिजिटल डेटा तेज गति से मिल सके? इससे हम अपने नाविकों, वैज्ञानिकों, प्लानिंग में जुटे लोगों को बेहतर डेटा उपलब्ध करा सकेंगे। ये विकास की योजनाओं की प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और उसके इंप्लीमेंटेशन को और प्रभावी बना सकते हैं। फ्रेंड्स,
India needs a new futuristic roadmap for science and technology and innovation. 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ? ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? हाँ जे हाँ टिकट मिलूगा तो जरूर लड़ूंगी। हाई कमांड कहेंगे जरूर लड़ूंगी। ये दसन की गल है नहीं, पार्टी नूं सब पता है, वो डिसाइड करेंगे। जब इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन तब दसांगे। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी पटियाला में रहेगी या चेंज करोगे? नहीं, क्यों चेंज करूंगी मैं? पटियाला मेरा घर है, पटियाला ही रहूंगा। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ? ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। हाँ जी, इलेक्शन लड़ोगे मैम ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? हाँ जे हाँ टिकट मिलूगा तो जरूर लड़ूंगी। हाई कमांड कहेंगे जरूर लड़ूंगी। ये दसन की गल है नहीं, पार्टी नूं सब पता है, वो डिसाइड करेंगे। जब इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन तब दसांगे। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी पटियाला में रहेगी या चेंज करोगे? नहीं, क्यों चेंज करूंगी मैं? पटियाला मेरा घर है, पटियाला ही रहूंगा। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਖੜ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੇਰਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬੈਨਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। लास्ट डेट पे सीबीआई की तरफ डिफेंस काउंसिल की तरफ से अपना आर्गूमेंट्स जो है वो कंक्लूड हो चुका था, तो अभी आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिबेटल के लिए लगी हुई थी डेट, तो करीब कंप्लीट हो चुका है आर्गूमेंट्स। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अपना जवाब आज दिया गया है। जो डिफेंस काउंसिल्स ने जो बातें उठाई थी और उनका जवाब आज दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने काफ़ी अच्छी बहस की है हमारी तरफ से, सीबीआई के लायर्स ने, तो हमें लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो बढ़िया रहेगा। आगे 11 तारीख जो है वो लगाई गई है। ਮਲੋਟ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ 9,99,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का जो पुलिंदा है उसको पर्दाफाश करने के लिए ये मैं वो किसानों की लिस्ट लेके आया हूँ जिन किसानों का कर्जा अब तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में हमारी कांग्रेस सरकार ने जिनका कर्जा माफ किया है। 4,14,285 किसान हैं जिनका कर्जा आज तक 3,417 करोड़ रुपए का कर्जा अब तक माफ किया जा चुका है।
सबरीमाला मंदिर 'ਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 4 ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 8:51 ਤੇ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਨ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 126 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ 36 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, 560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ HAL ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੰਨਾ ਮੁਦਰਕ ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। The question is, the Prime Minister has to face the people. Now he has to tell the people in 4.5 years what he has achieved. Because I don't see any progress in the country. The demonetization has destroyed all the development that would take place. GST has been brought without thinking about it. And we're not against GST, but the way it has been brought has also hit economy very badly. And their expectation of earning money from that has not really shown results. At the same time, other improvements that had to be done. Now, they are shouting for Ram Temple. Now, why did he not take this Ram Temple thing when he came into power? 4.5 years they sat on it, and now when the parliament is, new elections are coming, they have suddenly remembered Ram. But this is something strange. What I would really request the Prime Minister is to face the whole press and give a press conference so that press can question him. He needs to be brave enough to face the press. ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕਰਮਾ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਦਰ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ। ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਕਾਦਰ ਨੇ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 1973 'ਚ ਫਿਲਮ ਦਾਗ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਾਦਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ। अल्लाह को मग़फ़िरत करे। कादर ख़ान साहब को इनकी जितनी भी फिल्में थी सब मैंने देखी थी और उनकी फ़िल्मों में
एक फन था, उससे आप कुछ सीखने को मिलता था। आजकल की जो फिल्में हैं उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलते। उनका जो एक मैसेज था, पैगाम था, वो लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने अपने कलम का बहुत खूब तरीके से इस्तेमाल किया। तो मैं उनका चाहने वाला हूँ, उनके फिल्में उनका एक फ़ैन हूँ। सारे मैंने देखी है और जितनी बार इनकी फिल्में देखो तो फिर देखने में मज़ा आता है। आजकल की फिल्में अगर आप दूसरी बार देखने में मज़ा नहीं आता, एक बार देख लिया या 2 बार, इनकी फिल्में अगर 5 बार 10 बार भी देखो तो भी कम पड़ती हैं। मैं कादर खान साहब का बड़ा प्रशंसक रहा हूं अपने स्कूल के ज़माने से, जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद कई अच्छी फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे और स्क्रीन राइटर लिखा और एक्टिंग भी की। और आज ये इत्तेफाक है मेरे लिए कि मैं एज एक कनाडा के रेजिडेंट होने के नाते मुझे ये मौका मिला कि मैं इनकी प्रेयर्स में सम्मिलित हुआ हूँ। कादर खान साहब लीजेंडरी आर्टिस्ट, कलाकार, जिन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए, कॉमेडी, विलन, और एज ए राइटर बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखे, और बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जो स्टार्स ने जिन्हों के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नाम है उन्होंने करियर बनाया। उन्होंने का कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में बहुत है। मेरे चाइल्डहुड दे विच मैं उन्होंने बहुत फिल्मां देख के ਵੱਡਾ होया, मैंने बहुत इंस्पायर किया। हो सकता मैं इसी दे चक्कर दे विच मैं बॉलीवुड च आके उन्होंने नक्शे कदम ते एज ए विलन और मेरे किरदार कर रहे हैं। उन्होंने बेटे मेरे फादर साहब कहा करते थे, जे तुसी किसी दे सुख ते तुसी किसी दे ना जाओ, लेकिन किसी दे दुख ते तुसी हमेशा पहुँचो। तो मेरा मेरा मन बहुत दुखी है, और मैनू पता चलिया भी मैं टोरंटो आया होया सीगा ते आई केम टू नो सरफराज जो उन्होंने बेटे है ने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। असी इकट्ठे फिल्म की सी क्या यही प्यार है। तो मैं मिलन वास्ते आ गया, क्योंकि एक बेटे का जो दर्द है वो बेटा ही जानता है, क्योंकि ईवन आई लॉस्ट माई फादर, तो वो बहुत उसनों बयान नहीं किया जा सकता। कादर खान के देहांत तो बाद जिथे उन्हों के प्रशंसकों ते बॉलीवुड जगत च सोग की लहर है, उत्थे उन्हों का परिवार गहरे सदमे च है। कादर के बेटे सरफराज ने अपने पिता नूं याद करदियां उन्हां दीयां ओह गल्लां सांझियां कीतियां जिन्हां तो हर कोई अनजान सी। वालिद अब हमें छोड़ के उस अल्लाह के पास चले गए। उनकी वो उस तरीके के इंसान थे कि वो ना ज़्यादा मीडिया और ना ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी, ना इन चीज़ों में वो मतलब पब्लिसिटी करने का उनको इतना शौक नहीं था। वो कहते थे काम बड़ा करो, पब्लिसाइज अपने आप हो जाता है। तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते, मतलब वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ जानते हैं, मगर मैं कुछ बातें जो चूँकि वो वालिद हैं वो हमें जो घर में कहते थे, वो मैं आज क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुनिया भर से लोग मुझे 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। ये इसका मतलब मेरे अब्बा कितने लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत है मेरे वालिद के लिए। और ये वही थे जिनके वजह से जिनकी अदायगी, जिनकी बातें, जिनकी हरकत दुनिया है देखते हैं, सबको पता रहता है कि एक मुकाम पे होने के बावजूद वो फकीर जैसे रहते थे सर। मतलब एक बोलते थे ना कि मैं गरीब आपका बेटा, तो मुझ में आज भी गरीबी है। दुनिया के लिए वो लेजेंड है बड़े, मगर वो वैसे रहते नहीं थे। और जहाँ तक मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा मैं लोगों को कि आप लोग जितना चाहते हैं उनको, मेरे वालिद साहब आप लोगों को उतना ही चाहते थे। वो हम में, अपनी औलादों में और आप लोगों में, चाहने वालों में कभी फ़र्क नहीं रखा उन्होंने। यहाँ तक हमको कहते थे, वो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा सर, वो हमको कहते थे कि जिस दिन तुम लोगों में से कोई मेरा ध्यान नहीं रखा ना, मेरे चाहने वाले मेरा ख्याल रखें। वैसा बाप था वो इतना चाहते थे। इसीलिए वो ऑडियंस के साथ जब वो लिखते भी थे तो वो कोशिश करते कि हंसी मगर वो बात दूं ऐसी जो काम आए, जो जिंदगी के काम आए, वो उसी पे रहते थे। वो पैसे के लिए अपनी हरकत चेंज करना, वो उस तरह के इंसान नहीं था। और मैं बहुत फख्र करता हूँ ऐसे वालिद का बेटा होने में। पता नहीं मालिक ने मुझ में क्या देखा कि इनके घर में मुझे पैदा किया। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि मैं उनकी औलाद हूँ,
मैं अभी बहुत हिला हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ। मैं सोच के बात नहीं करता, ना मैं कर रहा हूँ अभी। बस इंशाल्लाह कि मैं इतना चाहूँगा कि मेरे फादर ने जहाँ लिया मैं उनके नाम को जिंदा रखूँ। मैं क्या कर सकता हूँ मैं उसको बारे में सोचना चाहूँगा। मैं he was not only a father for me, he was my friend, he was my ustad, my guru, everything, like you know he was one friend. मेरे फादर के भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मैं भी चीज़ उनसे शेयर करता था। So it's not a loss, it's my life is over. But still, you know, I have also responsibilities. I have my mom, I have my brothers, I have my wife, my kids. It's life, you have to face. That's what I learned from my father. And I salute my father. अल्लाह उनको दीन दुनिया सब की दौलत दे, अल्लाह उनको अपने हुजूर के पास खैरियत से रखे, मोहब्बत करे। बहुत मेरे वालिद ने बचपने से मेहनत की है, बहुत चीज़ देखी है, हमें इतनी तकलीफ नहीं होने दी, ना इतनी गुर्बत, ना कुछ परेशानी दिखाई। I'm really नो वर्सेस। आज मेरी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं। डेविड जी का फ़ोन आया था, वो रो रहे थे। वो मुझे मालूम है वो क्या, वो बेचारे रो रहे थे, वो मुझे दिलासा दे रहे थे मगर खुद भी रो रहे थे। अब वो मुझे बस यही हो कि हर जगह अब 3 दिन से ये हो रहा है। बस अल्लाह करे, आज मेरे वालिद साहब की रुखसती है, आज उनको दफनाना है। अल्लाह करे ये रुखसती बहुत अच्छी हो। इन दुनिया में इन्होंने सबके लिए बहुत हंसाया आया। हमारा वक्त है इनको अच्छा से रुखसत करने का। मेरे वालिद के लिए दुआ करें आप लोग। बस शुक्रिया साहब। बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। मैं रमनदीप कौर ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।